मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम। आप सबको इसी बहाने प्रणाम करने का मौका मिल रहा है इस गाने से। हिंदी संगम पोर्टलैंड की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारी टीम है। आज वर्कशॉप ऑन नौटंकी का सत्र, इसमें हमारे साथ होंगे अजय कुमार जी। कल के सत्र में थे हमारे साथ अतुल जी, जो आप लोगों ने पसंद किया होगा। अतुल यदुवंशी जी कल हमारे साथ, कल मतलब कि पिछले सत्र में, पहले सत्र में हमारे साथ थे। और आज के सत्र में हमारे साथ हैं अजय कुमार जी। ये अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जुड़े एक प्रतिष्ठित रंगकर्मी हैं। आज का जो सत्र है वह नौटंकी के कहानी, किरदार, संगीत और उसकी प्रस्तुति शैली के को समझने पर केंद्रित होगा। नौटंकी में संगीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है, जो सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं होता बल्कि संवाद, अभिनय, हर और कथा का अभिन्न हिस्सा होता है। तो इस कार्यक्रम को स्टेट ऑफ ओरेगन और सिटी ऑफ बीवर्टन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। हम शकील अख्तर जी का स्वागत करते हैं, जिनके सहयोग और समन्वय से यह सब संभव हुआ है। और साथ ही अनूप भार्गव जी और उनकी संस्था झिलमिल के भी आभारी हैं। तो अब शकील अख्तर जी से अनुरोध है कि वो आए, अजय कुमार जी का परिचय दें और आज के सत्र की भूमिका रखें। मैं इंद्र जी आपसे कहना चाहूंगा कि पहले एक थोड़ी सी पंक्तियां एक गीत की, उनके नाट्य संगीत की सुन लें अजय जी से, उसके बाद मैं आगे की बात शुरू करता हूं। तो हिंदी संगम पोर्टलैंड के सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ अपनी कुछ चीजें, कुछ बातें साझा कर सकूं। ये एक सौभाग्य है कि अच्छे लोगों को सुनने का भी अवसर मिलता है और कुछ बताने में, बताते हुए सीखने का मौका मिलता है। तो मैं तो हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर कुछ बातचीत की जाए तो दोनों तरफ टू वे ट्रैफिक हो। आप कुछ ऐसा बता दें कि मैं सीख जाऊँ, मैं कुछ ऐसा बता दूँ जो मुझे पता हो, आपको ना पता हो, तो ये अच्छी बातचीत होती है। सबसे पहले शकील भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे से बात की और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मुद्दा था जिस पे बातचीत करना ज़रूरी था। अतुल भैया ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। कल उन्होंने बहुत सारी बातें की, हाँ। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, लेखक नहीं हूँ, थ्योरेटिशियन नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिशियन हूँ। तो मैं हमेशा चीज़ें जानता हूँ, उसके बारे में जानकारी तो रखता हूँ, लेकिन वो सारी जानकारी उड़ेलता हूँ जाके फ्लोर पे या फिर अपनी बातचीत में, अपने काम में। और आपने कहा कि कुछ पंक्तियाँ पहले दोहरा दी जाएँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो मैंने जानबूझ के एक ऐसा गाना चुना है, जिससे कल अतुल भैया की बातों का, नौटंकी में संगीत का जो सार है, कैसे वो बदलता है, कैसे आप किसी भी चीज़ को देखिए, एक मेरे गुरुजी थे, ब्रह्मदेव नारायण जी पटना में, बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे, "बेटा परंपरा टूटती नहीं है, परंपरा मुड़ती है। आप उसको तोड़ नहीं सकते, लेकिन मोड़ने के तरीके काल के साथ, समय के साथ बदलता जाएगा। वो परंपरा अपनी जगह पे ही रहेगी।" तो मैं एक ऐसा गाना सुनाने जा रहा हूँ जो नौटंकी से है ही नहीं। पूरी तरह से क्लासिकल इंडियन थिएटर का है। उत्तर रामचरित अभी एक नाटक किया था मैंने, सुरेश रनगली जी ने डायरेक्ट किया था। उसमें सीता, जब राम सीता को छोड़ के चले जाते हैं, वो अकेले पड़ जाती है, तो वो सारे ऋषि मुनियों को प्रणाम करके जंगल से विदा लेती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ। अब ये गाना मैं पूरी तरह से क्लासिकल इंडियन ड्रामा का गाना है और अभी मैं गाऊंगा वो नौटंकी में बदल जाएगा। और अतुल भैया की बात यहाँ पे ये सही हो जाएगी कि जरूरत के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से आप संगीत को अगर सही सिचुएशन में डालें, वो उस शैली को अपना लेती है, या यूं कहें कि वो शैली उस धुन या उस संगीत को अपना लेती है। तो आप ये गाना सुनिए, ये पूरी तरह से क्लासिकल इंडियन ड्रामा का गाना है। सीता विलाप कर रही है, सीता नमस्कार कर रही है और जा रही है जंगल से, और नौटंकी में कैसे वो बदलेगा, और बिल्कुल पूरी तरह से बदलेगा। अब ये जाते हुए वो सारे जंगल के ऋषि मुनियों और सबको प्रणाम करते हुए विदा ले रही है। मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम,
मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम। आप सबको इसी बहाने प्रणाम करने का मौका मिल रहा है इस गाने से। ऋषि मुनियन को जे कर कारज, ऋषि मुनियन को जे कर कारज, करत दया के धाम, करत दया के धाम, करत दया के धाम, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम। अब ये हुआ जरा से इसकी गायकी को। मान लीजिए ये नाटक उत्तर रामचरितम अगर मुझे नौटंकी में करना होता, इसका सिर्फ चलन बदलेगा और ये आप उसको छोड़ दीजिए कि भैर तबिल है कि कोई और उसमें जो विधा है गायकी का, जोड़ है, उतार है, घटाव है, जरा से इसको मैं बदल दूं, मेरा हाथ जोड़ प्रणाम, अगर इसका सम में बदल दूं और गाना कर दूं तो सिर्फ नौटंकी, सिर्फ नकारा आ जाएगा। और क्या होगा, ऋषि मुनियन को जे कर कारज, ऋषि मुनियन को जे कर कारज, करत दया के धाम, करत दया के धाम, मेरा दान दान दाते 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 दाती नाड़ा दाती नाड़ा, अगर ये यहाँ नकारा आ जाए, मेरा हाथ जोड़ पर दाग तिंग तिंग दाग 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 तिंग, जैसे वो नकारा आएगा आपको लगेगा ये उत्तर रामचरितम का नहीं, ये सीता वनवास या सीता विलास उसका कोई नाटक है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट जो है आपके गाने के चरित्र को बना देता है। जो कल बात हो रही थी कि जरूरी नहीं है कि परंपरागत तरीके से बनाई हुई धुनें, जो आ रहा है कि नौटंकी में गाया ही जाता है, समय के साथ वो बदलेगा। इंस्ट्रूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है उस गाने के, उस धुन के चरित्र को बदलने में। मैंने थिएटर जर्नलिज्म के रूप में अजय जी आपको बहुत पहले से देखना प्रारंभ कर दिया था, और बीते कुछ सालों में मैं एनएसडी में जो आर्टिस्ट लोगों को देखता रहा हूँ, उनमें से एक आप हैं जो बड़ा प्रभावित रहा हूँ मैं आपसे। और आपका मायरे जैसा संगीत आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है। आपके बहुत सारे अभिनय के काम मेरे आंखों में हैं। ताजमहल का टेंडर का मैंने वो शो भी देखा जिसमें आप मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आपका सफर के बारे में मैं सबको बताना चाहूंगा। अजय जी का रंगमंच का सफर 90 के दशक में पटना से शुरू हुआ था। उनकी रंग यात्रा पटना के निर्माण कला मंच से शुरू हुई थी। बाद में उनको वहां पे पहले गुरुजी मिले थे संजय उपाध्याय जी, और उसके बाद फिर बीवी कारन जी के साथ आप जुड़े। करीब 10 सालों तक उनके साथ वर्कशॉप की, थिएटर किए, प्रोडक्शंस किए। फिर जब अजय जी 1997 में आए एनएसडी, उस दौरान उनकी मुलाकात पंडित रविशंकर जी के शिष्य संगीत मर्मज्ञ के भास्कर चंद्रवर्कर जी से हुई, और इस तरह तीसरे संगीत गुरु मिले उनको। और इन तीनों का जो सार है आपने समझा, जाना, और फिर आपने अपना एक अनूठा काम शुरू किया जिसे कहते हैं कथा गायन वाचन। अजय जी के बारे में आप लोगों से ये भी बता दूं कि आपने पीके, डंकी, चिल्लर पार्टी, टूबा टैक्सी जैसी चर्चित फिल्मों में काम किया, कई सीरियल्स लिखे हैं, और फिलहाल आप एनएसडी में एडहॉक फैकल्टी हैं। 17 सालों से विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। मैं जो हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो कलाकार हैं, जो स्पीच, डिक्शन, एक्टिंग को समझना चाहते हैं, उनके लिए अजय जी हमारे लिए एक तोहफा है। वॉइस एंड स्पीच और थिएटर, म्यूजिक और एक्टिंग पढ़ाते हैं एनएसडी में। अजय जी ने 2006-07 में उनकी कला की एक नई वैश्विक उड़ान भरी थी। वर्ल्ड फेम डायरेक्टर टिम सपल के निर्देशन में उन्होंने ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में काम किया था। हाँ, यस सर, ए मिड समर नाइट ड्रीम्स में काम किया था, और ये बहुत ही बड़ा प्रोडक्शन था। इसके 400 से अधिक शोज लंदन, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा में हुए।
बहुत बहुत धन्यवाद अकील भाई। सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा वहां से कि मेरा सरोकार जो अभिनेता के संगीत से है, घूम के नौटंकी पे ही आ जाएंगे। क्योंकि कोई भी विधा जब इस तरह की हो जिसमें संगीत का प्रभाव ज्यादा हो, तो कई बार ना हम कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा हम उसको सुधार कर लेते हैं। जैसे ही हम बोलते हैं ना म्यूजिकल थिएटर, हम ये भूल जाते हैं, हम हमेशा ये सोचने लगते हैं कि म्यूजिकल थिएटर का मतलब एक नाटक होगा जिसमें गाने ही गाने होंगे। हम संवाद को गौण कर देते हैं, हम संवाद की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जबकि म्यूजिकल थिएटर का असली मतलब सिर्फ इतना है कि एक ऐसा नाटक जिसमें संगीत की प्रधानता हो। दुनिया का कोई भी ऐसा नाटक नहीं है, कल अतुल भैया ने भी इस बात को कहा, आप बताइए मुझे कौन सा ऐसा नाटक है जिसमें संगीत ना हो, सुर और ताल ना हो। हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सोचने लगते हैं कि गाना गाया जाएगा तभी वो नाटक संगीत में होगा, क्योंकि उसमें कुछ वाद्य यंत्र बज रहे हैं। तो क्या आधे अधूरे में संगीत नहीं है? क्या रुस्तम सोहराब में संगीत नहीं है? क्या वेटिंग फॉर गोदो में संगीत नहीं है? सारे बिना संगीत के प्रभाव के दुनिया का कोई भी नाटक सुर और लय के लिखा ही नहीं जा सकता, बनाया ही नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जाता है, हम और पीछे चलते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं, हम नौटंकी को मान लेते हैं एक इतिहास के तौर पे कि 1800 इतने में शुरू हुआ, एक नौटंकी रानी हो गई। कल हमारी बातचीत भी हो रही थी, मैं सुन भी रहा था। अगर आपने कथा गायन वाचन, जो मैं जब कहता हूं, तो कथा गायन वाचन उस पूरे अस्तित्व का वर्णन करता है जो इस तरह की सारी विधाओं का सार है। इसके लिए मैं इसको बार बार कहता हूं कि इस तरह की जितनी परंपराएं हैं वो प्राचीन नहीं है, वो पौराणिक है। आपको और पीछे जाना पड़ेगा, आपको वेद पुराण गीता कुरान बाइबल धर्म ग्रंथों की ओर जाना पड़ेगा। आप दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ उठाइए, सारे धर्म ग्रंथ लय और छंद में लिखे हुए हैं। सारे धर्म ग्रंथ कथा गायन वाचन के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनमें लय है, छंद है, उसमें अलग अलग तरीके के आपको दोहे चौपाइयां सब कुछ दिखेंगे। बस तरीका ये है, ज्योग्राफी के हिसाब से और उनके अपने क्षेत्र के हिसाब से, उनके परंपरा के हिसाब से उनका चलन अलग है। अगर हम किसी भी धर्म ग्रंथ को चाहें और गाना चाहें, आप बहुत ही आराम से गा सकते हैं। तो ये अगर मैं कहूं कि नौटंकी की ये परंपरा, अगर हम नौटंकी के रेफरेंस में लें और सिर्फ इतना कह लें कि ये 1800 या 1900 या फलानी शताब्दी का था, देखिए नाम पड़ा होगा उस शताब्दी में, लेकिन अगर पीछे जाएंगे जब नाम नहीं पड़ा होगा, जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तब भी तो आदमी कुछ गाता होगा, कुछ बजाता होगा, कुछ सुनता होगा, आंगिक गतियों का सहारा लेता होगा। हम हमेशा सोचते हैं कि कोई भी शैली, नौटंकी हो, विदेशिया हो, यक्षगान हो, स्वांग हो, बात पोसी, किस्सा गोई, भांड दुहाई, भांड पाथेर, ये सारे एक क्षेत्रफल के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों के कारण उनका नाम बदलता गया, लेकिन ये सारे दरअसल कथा गायन वाचन के अंग हैं। उसी पेड़ के वृक्ष के अलग अलग टहनियां हैं ये, बस नाम बदलता गया। दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां कथा गायन वाचन है, अगर अंग्रेजी में कहें थोड़ी सुविधाजनक स्थिति में आने के लिए, कि म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग, यही कहेंगे। तो म्यूजिकल रिसाइटेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग तो दुनिया के हर कोने में है। अगर आपने अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी से कहानियां सुन रखी हैं बचपन में, उसी तोते की, उसी राक्षस की जिसके प्राण तोते में बसते हों, है ना, तोते की टांग तोड़ो तो राक्षस की टांग टूट जाएगी, तोते के पंख तोड़ो तो उसके हाथ टूट जाएंगे, गर्दन मरोड़ो तो मर जाएगा। ये कहानियां आपने भी सुन रखी है, वो शेर की कहानियां, बकरी की कहानियां, राजा की रानी की परियों की कहानियां। अगर आपने इस तरह की कहानियां सुन रखी है तो इसका मतलब है कि आप कथा गायन वाचन से परिचित हैं। अब सवाल ये उठता है कि कथा गायन वाचन में अगर किसी विशेष शैली की बात की जाए, मान लीजिए हम नौटंकी की बात कर रहे हैं, तो उसके रेफरेंस में भी आएंगे तो नौटंकी की परंपरा मुझे नहीं लगता कि सिर्फ इतना भर कह देने से कि ये 200 साल 400 साल पुरानी है काम चल जाएगा। बहुत ही समृद्ध परंपरा है। और अगर उसका वर्णन, जैसा कि कल बातचीत में भी बता ही दिया गया है कि रामायण काल से भी आ रहा है, मैं कहता हूं उससे भी पीछे चले जाइए और पीछे चले जाइए, आपको ये कथा गायन वाचन के उदाहरण सुर और लय के मिलते ही चले जाएंगे। ये अलग बात है कि किसी एक विशेष तरीके से प्रस्तुति को किसी ने अपनाया और उसको करता चला गया और उसका एक नामकरण हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि नौटंकी में जो चीजें गाई जाती हैं या नौटंकी में जिस तरह से आप परफॉर्म करते हैं वो किसी और नाटकों में या किसी और दूसरी विधा में नहीं होता है। और सेम इसका उल्टा भी है कि दूसरी विधा में जिस तरीके से गाया बजाया जाता है, क्या नौटंकी में हम उसका इस्तेमाल नहीं करते? क्या हम रागों का वर्णन नहीं करते? क्या हम धुनों को नहीं बदलते?
चूंकि एक विशेष शैली में गाते हैं, हम उसका एक नामकरण कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से हमको नौटंकी को इतना सीमित करके नहीं चलना चाहिए कि ये कुछ सालों, कुछ 100 सालों की परंपरा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि कथा गायन वाचन की एक ऐसी परंपरा है जो बहुत सालों से चली आ रही है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। एक विशेष दायरे में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं बिहार में, हम उस टेरिटरी में घूम रहे थे और हमें लगता था कि वहीं-वहीं होके रह गया। अब जब बाहर निकले हैं और अब जब नौटंकी दुनिया भर में जानी जा रही है, तो समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित रह करके अपनी पहचान कहीं एक जगह पे स्थित कर चुका था और अब इसका विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है। जबकि इसका विस्तार और पहले से था, ऐसा नहीं है कि अभी ही हो रहा है। तो हमें इसको थोड़ा बृहद पैमाने पे देखना होगा। अब अगर मैं आऊँ, जो मेरा काम है कि अभिनेता का क्या कंसर्न है, सुर और लय से, और उसका नौटंकी से क्या लेना-देना है। देखिए, एक अभिनेता के लिए बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है कि उसको गाना गाना आए, लेकिन नौटंकी तो गायन से ही चलेगा। गाना तो गाना पड़ेगा भाई, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक अभिनेता गाना गाता है, सोने पे सुहागा, बड़ी अच्छी बात है। आप अभिनेता भी हैं और गायक भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन उसके भी अलग एक चीज़ है, चाहे किसी भी शैली को ले लें, नौटंकी हो, विदेशिया हो, यक्षगान हो, स्वांग हो, भांड पाथेर हो, जब तक लय नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। लय ही ये डिसाइड करता है, ये निश्चित करता है कि आप किस विधा में कितना क्या कर पाएँगे। अगर आप लय में नहीं हैं, तो आप मैं कह रहा हूँ, आप दुनिया का एक अभिनेता मुझे बताइए और आप उसको लाके मेरे सामने खड़ा कीजिए और कहिए कि सर ये बहुत अच्छा नौटंकी करता है या बहुत अच्छा एक्टर है, पर बेताला है। इसको लय की समझ नहीं है। सुर की मैं बात ही नहीं कर रहा अभी। तो मैं मान जाऊँ। बिना लय के आप अच्छे ओरेटर नहीं हो सकते, अच्छे नरेटर नहीं हो सकते, आप अच्छी कविता नहीं लिख सकते, आप अच्छा गाना नहीं गा सकते, आप अच्छा संवाद नहीं बोल सकते, आप नाच नहीं सकते। लय की प्रधानता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी विधा के लिए। और अगर नौटंकी की बात करें, नौटंकी के संदर्भ में, तो लय का तो खेल ही खेल है। भंडार है वहाँ। आप देखिए, चौबोला हो चाहे नाचना हो, चाहे आप भैर तबील गाएँ, कुछ भी गाएँ, आप अगर लय में नहीं हैं, तो आप उस आंगिक गति को भी नहीं पकड़ पाएँगे, गाना तो बहुत दूर की बात है। गाना तो अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि नौटंकी शैली में भी जब आप चलते हैं, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि अभिनेता का सिर्फ गला सुरीला नहीं होना चाहिए, उसका शरीर सुरीला होना चाहिए। उसको पैर से लेके सर तक सुरीला होना पड़ेगा, उसके शरीर को सुर में आना पड़ेगा। और नौटंकी एक ऐसी शैली है, जिसमें अभिनेता का सिर्फ बैठ करके गाना गाना ज़रूरी नहीं है कि वो बैठ के हारमोनियम लेके गाना गा रहा है। वो मंच पे चलेगा। वो अलग-अलग चरित्रों के हिसाब से अपना मूवमेंट तय करेगा। वो नाचेगा, वो गाएगा, यानी नौटंकी कथा गायन वाचन के उस संपूर्ण अस्तित्व की माँग करता है कि अभिनेता अपने पूरे अस्तित्व के साथ मंच पे आए। उसको नाचना भी आना चाहिए, उसको गाना गाना भी आना चाहिए, उसको अच्छा संवाद अदायगी करना आना चाहिए, उसके तलफ़्फ़ुज़ ठीक होने चाहिए, उसका उच्चारण इतना बढ़िया हो, चाहे वो किसी भी भाषा की नौटंकी कर रहा हो, कि वो बोले तो लगे कि मोती झर रहा हो। ऐसा होना चाहिए। तो नौटंकी को अगर कल कहा ये गया कि ये बहुत शक्तिशाली और सशक्त कला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का डिमांड नौटंकी करती है। अगर ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, तभी नौटंकी कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपको सुर का ज्ञान ना हो और ताल का ज्ञान ना हो और आप अच्छा बोलते ना हो, आपकी पढ़ाई-लिखाई अच्छी ना हो और आप नौटंकी कर लें। तो नौटंकी उस विधा से अगर देखा जाए, कथा गायन वाचन के उत्कृष्ट उदाहरणों में आता है। मैं कई बार ये कहता हूँ कि धर्म ग्रंथ तो उत्कृष्ट उदाहरण है, वो हर बार मैं बोलता हूँ। लेकिन विधाओं की बात करें तो नौटंकी में संपूर्ण अस्तित्व के साथ आपको अभिनेता को मंच पे आना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आपको नाचना भी पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, आपके उच्चारण को सही करना पड़ेगा, आपकी आवाज़ के मॉड्यूलेशन की जिसकी हम बात करते हैं, रेज़ोनेटर्स, उसके बारे में पता हो। कल उन्होंने ज़िक्र किया कि भई बूढ़ी काकी हैं, तो बूढ़ी काकी का जो गाना होगा या बूढ़ी काकी जिस स्वर यंत्र का इस्तेमाल करेगी, क्या ज़रूरी है रानी उसी का इस्तेमाल करेगी? नहीं। राजा अगर गा रहा है, तो उसकी आवाज़ अलग होगी और एक सेनापति गा रहा है, उसकी आवाज़ अलग होगी। और एक ही अभिनेता अगर किसी नाटक में राजा का रोल कर रहा है और किसी में वो बूढ़ी काकी का रोल कर रहा है और किसी में वो चाचा का रोल कर रहा है या किसी में वो रुस्तम सोहराब जैसे नाटक को अगर किया जाए नौटंकी शैली में, तो वो रुस्तम अगर है, तो वो आवाज़ बदलेगी और अगर आवाज़ बदलेगी, इसका मतलब है मैं इसको बोलता हूँ अभिनेता का सुर, पिच और वॉल्यूम को। मैं गाने-बजाने को अभिनेता का सुरीला होना बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, वो बाद की चीज़ है। कोई बहुत अच्छा गाता हो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या आपको पिच और वॉल्यूम की समझ है? मैं इस समय कहाँ बोल रहा हूँ, मेरा अगर ये ऑडियो ऑन है,
मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इस वॉल्यूम में बोलूंगा, कंप्यूटर इतनी दूरी पे है, तो मेरी आवाज आप तक पहुंचेगी। अगर मुझे ये समझ है कि डिस्टेंस कितना है, मैं किस संवाद को किस चरित्र के हिसाब से किस पिच पे बोल रहा हूं, तो ये मेरा सुरीला होना है एक अभिनेता का। उसका उदाहरण अगर लेना चाहे तो मान लीजिए मुझे किसी को ना मालूम हो सारेगामा पा धा नी सा, और आपको मैं अगर मैं यहाँ मैंने कोई भी हाथ रख दिया, कहीं भी उंगली रख दी मैंने, और अगर ये सुर दब गया और इस सुर पे मैंने बोलना शुरू किया, और अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं इस पिच पे बोल रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता मेरी उंगली अब कहाँ जाने वाली है, और मैंने कहीं बदल दिया सुर, उंगली कहीं चली गई और मैं वहां से बोलने लग गया, तो अभी मैं गाना नहीं गा रहा हूं, गाना बिल्कुल नहीं गा रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे और बात करते करते मैंने सुर बदल दिया, मुझे भी पता नहीं मैं कौन से सुर से बोलने वाला हूं, और अगर मैंने ये सुर बदला है और अगर मैंने अपनी उंगली बदली है, ये उंगली मेरी कहीं भी जा रही है, जिस सुर पे भी जा रही है, क्या मैं उस सुर पे बोल रहा हूं? क्या मुझे इतनी समझ है कि मेरा ये सुर, मेरा ये पिच किस वॉल्यूम पे गया है? अगर मैं यहां से बोल रहा हूं तो इसको भी मान सकता हूं और इस सुर पे भी गा सकता हूं और यहां भी बात कर सकता हूं। अगर मुझे ये सेंस है कि मेरा पिच और वॉल्यूम किस लेवल पे अप एंड डाउन हो रहा है, इसका मतलब मैं सुरीला हूं, इसका मतलब एक अभिनेता सुरीला है, भले उसको गाना गाना नहीं आता है। तो नौटंकी शैली में भी सिर्फ गाने की बात नहीं है, आप देखिए उसमें बीच में संवाद भी आते हैं, और अगर आप गा बहुत अच्छा रहे और संवाद को उस पिच और उस वॉल्यूम पे मेंटेन ना करें, तो क्या वो चरित्र ठीक से निभा पाएगा अभिनेता? नहीं निभा पाएगा। अगर वो चलने में और गाने की गति में, दोनों में अगर बदलाव आ जाए, उसकी चाल जो है वो गाने की लय के साथ, धुन के साथ अगर मर्ज ना हो, तो बहुत अजीब सा लगेगा देखने में, वो लगेगा ही नहीं। तो यानी कि आपको पूरी तरीके से सिर्फ शरीर से और दिमाग से काम नहीं लेना है, आपको अपने इंटेलेक्ट के हिसाब से नौटंकी शैली में हर उस चीज को देखना पड़ेगा एक अभिनेता और निर्देशक को, कि क्या चरित्र के हिसाब से अभिनेता ने अपने शरीर को सुरीला बनाया है। मैं गले की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर की बात कर रहा हूं। गला तो आएगा बीच में, क्या वो बोलता है सुर में? तो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये है नौटंकी शैली में, और उसको सशक्त मानने का कारण ये है कि आपको तीनों विधाओं में पारंगत होना पड़ेगा। मान लीजिए आप नौटंकी कर रहे हैं और कोई ऐसा एक्टर आपको मिल जाए जो गाना नहीं गाता हो, अब क्या करेंगे? हो सकता है आप बैकग्राउंड से उससे गवा लें, हो सकता है वो सिर्फ अपना संवाद बोले, वो चलेगा, वो तलवार ले लेगा, वो कुछ करना शुरू करेगा, पीछे से कोई गा देगा। लेकिन अगर पीछे से कोई गा रहा है तो उसका लिप सिंक करने के लिए भी उसका लय में होना जरूरी है। अगर वो लय में नहीं है तो वो अपना लिप सिंक भी नहीं कर सकता, वो उस लय में चल नहीं सकता। तो यानी नौटंकी ये मांग करती है कि आप सशरीर सुरीले हों। इसका एक कई बार मैं ऐसे ही उदाहरण देता हूं मजाक मजाक में, कि क्या नसरुद्दीन शाह जी को गाना गाना आता है? क्या ओमपुरी साहब को गाना गाना आता था? क्या इरफान साहब को गाना गाना आता था? फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे अभिनेता हैं, इंडस्ट्री का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि उनसे लोग जुड़ जाते हैं, चलो जानते हैं। अब अगर नसीर जी को गाना नहीं गाना आता है, लेकिन वो लय में है, नहीं तो ऊ लाला नहीं कर सकते थे। अगर वो उलाला करे, उलाला तू है मेरी फैंटेसी, उलाला तू है मेरी, ऐसा ऐसा अगर वो कर रहे हैं, तो इसके लिए भी लय चाहिए, और अगर ये लय है तभी वो लिप सिंक भी करेंगे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। यानी अभिनेता का लय में होना ज्यादा जरूरी है। हम अतुल भैया की बात से थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं ये बोलूं कि भैया मान लीजिए अगली बार कोई अभिनेता ऐसा मिल जाए जो बेचारा लय में बहुत हो, पिच और वॉल्यूम का सेंस हो, लेकिन गला सुरीला ना हो, उसको कास्ट कीजिए, बैकग्राउंड से गाना गवाइए। हम गा देंगे, वो लिपसिंग कर दे, वो मुंह चलाएगा, ऐसा लगेगा वही गा रहा है, वही सब कुछ कर रहा है। उसको नहीं आता गाना गाना, लेकिन अभिनेता बहुत अच्छा है ना? तो वो कर सकता है। हम गाना पीछे से गवाएंगे, लेकिन उसके लिए भी लय का होना जरूरी है। तो नौटंकी की ये खासियत जो मैंने अभी बताई, कि ये कहना कि वो सशक्त विद्या है, बिल्कुल सही है, और कथा गायन वाचन का उत्कृष्ट उदाहरण है, और एक अभिनेता के लिए बहुत चैलेंजेस है उसमें, बहुत चैलेंजेबल है। क्योंकि आपका देखिए, हम एक चीज और कंफ्यूज करते हैं, हम बार बार बात करने लगते हैं कि अभिनेता नाचेगा। आप उस श्लोक पे जाइए जरा, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। वहां भी जिक्र पहले आंगिक का हो रहा है, आंगिकम भूमन, आंगिक पहले आएगा, वाचिक बाद में आएगा। वाचिक में सब आ गया, गाना बजाना सुर सारा कुछ आ गया। मान लीजिए जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ होगा, जब हमें नहीं पता होगा कि ये भाषा कौन सी है,
हो सकता है हम सिर्फ स्वर यंत्रों का स्वर अ आ इ ई आ उ ऐसा इस्तेमाल करते होंगे। उस समय भी बातचीत तो होती होगी। उस समय भी भावनाएँ आप दूसरों को बताते होंगे, इशारों से बात करते होंगे, आंगिक गतियों का इस्तेमाल करते होंगे। तो हर बार जाकर के एक बात और मुझे समझ में आती है, अभिनेता के पास सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट हैं, तीसरा कुछ नहीं है, बाकी वो सब बाद में है। एक है उसकी बॉडी, दूसरा वॉइस। लेकिन बॉडी और वॉइस के बाद भी हम एक चीज़ को कम कर सकते हैं, हम वॉइस हटा सकते हैं, हम माइम कर सकते हैं। एक ऐसा नाटक हम कर सकते हैं जिसमें सिर्फ आंगिक गतियाँ हों, संवाद हो ही ना और फिर भी वो नाटक आपको समझ में आएगा। नौटंकी में अब इसका कहाँ संदर्भ आता है? आप देखिए कि जब भैर तविल गाया जाता है, बहरे तविल गा दिया या कुछ भी गा दिया, गाने के बाद कोरस उसको टेक ओवर करता है। आपने गा दिया, गाने के बाद कोरस जब टेक ओवर करता है, तो वो जो मुख्य पात्र अभिनेता है, वो गाता नहीं है, वो फिर आंगिक गति करता है। वो जो गा रहा है, उसको अपने भावनाओं से दिखाता है। पहले वो माइक पे गा देता है। गाने के बाद वो जाकर के एक्शन करने लगता है कि मैंने क्या गाया और मैंने क्या कहा, है ना? कि अगर उसने गाया कि ऐसा नाटक तो हमसे कराए है क्या कि जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं। ये वो गा रहा है कि रूप के सूप में बात उड़ जाए है, सच क्या है किसी को खबर ही नहीं। ये उसने गा दिया, इसके बाद कोरस टेक ओवर करेगा, सच क्या है इसकी खबर ही न। अब यहाँ वो गा नहीं रहा है, यहाँ वो चलेगा, सच वो अपने आप अब आंगिक अभिनय से वो दिखा रहा है कि सच क्या है इसकी खबर नहीं है। अब वो लिप सिंक भी नहीं कर रहा। यानी कि आपको आंगिक अभिनय में भी पारंगत होना पड़ेगा कि अगर आपने गा दिया कि अरे जिला एक बिजनौर है यूपी के दरमियान और शहर नजीमाबाद को अरे लो उसमें ही जान। अब गा दिया, अब टेक ओवर हुआ। अब वो पूरे शहर नजीमाबाद और उस आंगिक अभिनय से कि ये जिला एक बिजनौर कितना बड़ा है, वो अपनी आंगिक गतियों से दिखाएगा कि आओ जान लो सब कुछ। अगर आपको ये लय नहीं आता हो और आपको ये एक्सप्रेशन ना आता हो, आपके हाथ पैर ना चलते हो और यहाँ से सिर्फ चेहरे से नहीं, अगर अंग के द्वारा भी आप उस भावना को ऑडियंस तक ना पहुंचा सके, तो आप नौटंकी नहीं कर सकते। यानी कि गाने के साथ-साथ आंगिक गतियों में भी पारंगत होना पड़ेगा और गाना आता हो तो बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे ये समझ में आता है कि कथा गायन वाचन का अच्छा आपने पूछा कि मैंने क्या किया? मैंने डाकू सुल्ताना किया था। रामदयाल शर्मा जी के साथ किया था। एक कंट्रोवर्शियल बात मुझे समझ में आती है। पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन वो बात किसी और संदर्भ में है जो कल की बात में रह गई थी। अतुल भैया कहते-कहते रह गए, कहा भी उन्होंने कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर डाले, ठीक है? और बहुत ही गलत एक्सपेरिमेंट कर डाले। अतुल जी ने जो एक एक्सपेरिमेंट किया है, वो डिज़ास्टर है। वो डिज़ास्टर इसलिए बोल रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि लोग जब-जब अतुल जी का नाटक देखेंगे, बोलेंगे, "अतुल जी, ये क्या नाटक कर रहे हैं आप?" और ये मैंने चंडीगढ़ में एक सेमिनार में भी बोल रखा है। मैंने कहा, "अतुल भैया, आपको पागल समझेंगे लोग, नौटंकी का विरोधी समझेंगे आपको। आपने तो तहस-नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया।" बोले, "क्या हो गया?" मैंने बोला, "आपने एलईडी का इस्तेमाल कर लिया। पीछे कौन एलईडी लगाता है नौटंकी में? आपने आधुनिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल कर दिया। कौन करता है? जो भी नौटंकी को पूरी तरह से पकड़ के परंपरागत तरीके से करने वाला आदमी होगा, वो आपका विरोध करेगा। ठीक है?" जब मैंने ये कहा, तो लोगों ने सोचा कि मैं बुराई कर रहा हूँ। मैंने कहा, लेकिन यही सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी परंपरा, कोई भी शैली जहाँ से उत्पन्न हुई, आधुनिकता के साथ उसमें बदलाव ज़रूरी है, आवश्यक है। अगर नौटंकी में एलईडी का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या बुराई है भाई? क्या डिज़ास्टर हो गया? अगर नौटंकी शैली में एक नया इंस्ट्रूमेंट ऐड हो गया, आपने उसकी धुन को तो नहीं बदला, आपने उसके चलन को तो नहीं बदला, आंगिक वाचिक वही है, नए-नए इक्विपमेंट आ गए, तब तो नौटंकी में अगर हम उस सदी में जाएँगे 1800 में उसमें, तो लाइट भी नहीं होती थी। लालटेन लेके आओ, आओ लालटेन जलाओ, मशाल जलाओ, करो नौटंकी। है ना? उस समय तो ऑडिटोरियम भी नहीं था। लगाओ पंडाल, लगाओ तानो उसको कनात को और करो नौटंकी। कहाँ से लाओगे आप?
इस संदर्भ में एक बात, एक और बड़े व्यक्तित्व है, उनका जिक्र करना जरूरी है, जहां से मैंने ये बात शुरू की। मेहदी हसन साहब और जगजीत सिंह, दो ऐसे नाम हैं गायकी की दुनिया में जिनका कोई सानी नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड में अल्लामा है, उनको कोई छू नहीं सकता। इन दोनों ने भी संगीत के साथ डिजास्टर किया, जैसा अतुल जी ने किया, और लोगों ने बहुत क्रिटिसिज्म, बोले बर्बाद कर दिया संगीत को। बोले क्या किया इन दोनों ने? पहली बार गजल में, आप जरा सोचिए, सिंथेसाइजर बज रहा है, गजल में पियानो कौन बजाता है? ट्रम्पेट। इमेजिन कर सकते हैं आपकी गजल और ट्रम्पेट, गजल और शहनाई, गजल और वायलिन। सारंगी हो सकता है, सरोद हो सकता है, वीणा हो सकती है, जो उस जमाने में चलते थे। लेकिन इन दोनों लोगों ने, तो जगजीत सिंह साहब से का इंटरव्यू है, उनसे पूछा किसी ने कि आपने गजल में ट्रम्पेट बजवा दिया, ड्रम बजवा रहे हैं आप, अरे ढोलक तबला बजेगा, आप ढोलक बजवा रहे हैं, पखावज बजवा रहे हैं, आप गजलों के साथ ये क्या कर रहे हैं, आप उसको मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये गजल गाई जाती थी, जिस समय आप लोग गाते थे, उस समय इंस्ट्रूमेंट थे ही नहीं, तो आप बजाते कहां से? अगर उस समय ये होता तो निश्चित तौर से गजल के साथ आप ड्रम बजवा रहे होते। तो अब नौटंकी के साथ एक और सुविधा हो गई है कि हम उसको और बृहद कर सकते हैं। हम आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक यंत्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक वाद्यों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें कोई बुराई मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि है तो करेंगे। आपने मायरी में कासे कहूं नाटक मेरा देखा है शकील भाई? अब उसमें मैंने ढोलक, तबला, हारमोनियम सब कर लिया। अगर किसी दिन मेरा मन करे कि उसमें एक ट्रम्पेट बजे, और मेरा एक सीन बहुत अच्छा हो सकता है, बारात आ रही है, मैं एक नया सीन डाल दूं उसमें, बारात आ रही है, तो बारात में उस समय इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होते थे, तो शहनाई बजा रहे हैं। आज मेरे नाटक में का बारात ट्रम्पेट बजा के नहीं आ सकता। अगर बारात में ट्रम्पेट का इस्तेमाल कर दूं और बोले कि आप लोक कला को मार रहे हैं, लोक कलाओं में ट्रम्पेट कहाँ है? अरे नहीं थे उस समय, मैं उसी धुन को ट्रम्पेट पे बजाऊंगा। जगदीश सिंह जी बजा रहे हैं, मेहदी हसन साहब बजा गए, गजलों में उन्होंने ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर दिए। गिटार, गिटार कौन बजाता है गजल में? मैं तो गिटार का विरोधी हूं फिर, गिटार बिल्कुल नहीं बजना चाहिए। तो कल को अगर अतुल भैया गिटार बजवा दें नौटंकी में, और लोग उनको ये कहने लगे कि अतुल जी आपने गिटार बजाया नौटंकी में, अरे भाई क्यों नहीं बज सकता? हमें कभी भी प्रयोग से और नए नए प्रयोगों से डरना नहीं चाहिए, करना चाहिए। और मुझे लगता है कि नौटंकी में असीमित संभावनाएं हैं। आज की तारीख में बहुत संभावनाएं हैं कि उनके वस्त्र विन्यास को चेंज कर सकते हैं आप, उसके आधुनिक परिवेश को चेंज कर सकते हैं आप उसके पूरे सेटअप को चेंज कर सकते हैं, आप लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट चेंज कर सकते हैं, और नौटंकी कभी नहीं मरेगी। इस तरह की परिवर्तन से नौटंकी कभी कोई खतरे में नहीं पड़ेगा, बल्कि वो और इन्हांस होगा। अभिनेता आप नए ला सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए नौटंकी को आपने कहा कि अंग्रेजी में कर देंगे, तो ये तो सबसे बड़ा विरोधाभास हो गया। नौटंकी तो भैया वो अवधी और वो कानपुर और उत्तर प्रदेश वहीं होगा, उसी भाषा में होगा। तो ये तो क्या हुआ है, जड़ता हो गई। आप पकड़ के बैठे हैं किसी चीज को कि मैं ऐसे ही करूं। क्यों पंजाबी में नौटंकी नहीं हो सकती? उर्दू में नौटंकी नहीं हो सकती? आप रामलीला देखिए जाकर के, उत्तर प्रदेश उर्दू में हो रहा है, विशुद्ध उर्दू में रामलीला, नौटंकी में रामलीला। नौटंकी के द्वारा महाभारत हो रहा है, नौटंकी में रामलीला हो रहा है, नौटंकी में नई कहानियां हो रही हैं। और एक बात से मैं और सहमत हूं कि बहुत सारे 10-15 वैसे ही नाटक थे, डाकू सुल्ताना हो गया, फिर वो मैं तो नाम भी भूल रहा हूँ, अतुल भैया को ज्यादा याद रहता है सारे नाम, उन्होंने 10-15 नाम जो लिए, है ना, उन्हीं नाटकों को लेकर के नौटंकी कई 100 सालों तक चलती रही। अब अगर एक ही उसी परंपरा में उसी नाटक को बार बार आप रिपीट कर रहे हैं, कंटेंट नया नहीं आ रहा है, तो दर्शक कमेंगे, दर्शक की संख्या घटेगी। दर्शकों को अंततः किसी भी शैली में आप जाएं, कोई भी शैली अपनाएं, नई कहानियां चाहिए। अगर नया कंटेंट नहीं आएगा तो दर्शक आप तक नहीं पहुंचेगी। और नया कंटेंट पैदा करने के लिए अगर एक उत्तर प्रदेश का आदमी नौटंकी शैली में काम करते हुए साउथ इंडिया के किसी को और राजस्थान के किसी राइटर को उसकी कहानी को लेकर के अगर वो नौटंकी में करे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल होना चाहिए। देथा जी की कहानी राजस्थानी है, मैं उसको राजस्थानी रहने ही नहीं देता हूं, मैं उसको पूरे हिंदुस्तान का बना देता हूं, उसमें अलग अलग भाषाएं भी डाल देता हूं। तो आज वो समय आ गया है, मुझे लगता है कि भाषाई स्तर पर भी नौटंकी का विकास होना चाहिए। हमें ये रिजिड नहीं होना चाहिए
कि नौटंकी होगी तो उर्दू में होगी, अवधी में होगी, या उत्तर प्रदेश वाली फोनेटिक में होगी, और कानपुर वाले में ही होगा, और बिहार वाले में ही होगा। हमें आगे बढ़ के अंग्रेजी में क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है। उर्दू में क्यों नहीं होगा? असमिया में क्यों नहीं हो सकता? यात्रा थिएटर में अगर वो इतने 100 सालों से करते आ रहे हैं, आप देखिए यात्रा वालों से हमें सीखना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक का इतना खतरनाक इस्तेमाल किया है कि पूरी फ़िल्म मंच पे दिखा देते हैं, और अभी भी उसको यात्रा बोलते हैं, और यात्रा वाले पूरे एलिमेंट उनमें होते हैं। कहीं से वो उसको खराब नहीं होने देते, लेकिन आधुनिक तकनीकों का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि मंच पे ऐसा लगता है सिनेमा देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग ये काम कर रहे हैं। आप दुनिया के सामने नौटंकी को ला रहे हैं। अभी सोचिए नौटंकी पे ऑनलाइन हम बातचीत कर रहे हैं। तो अब तो ये भी हो गया, नौटंकी पे ऑनलाइन बातचीत करके नौटंकी का क्या हो जाएगा? हम क्या सीख लेंगे? लेकिन अगर नौटंकी की गायकी एक आदमी अमेरिका में बैठा है, और वो अतुल जी से या मुझसे या रामदयाल शर्मा जी से या किसी भी और आदमी से वो सीखना चाहे, तो क्या ये सुविधा नहीं है कि मैं यहाँ से गाऊँ और गा करके आपको सुनाऊँ, आप उसको रिकॉर्ड करें और आप भी गाएँ, और 10 बार गाएँगे तो आप गाने लग जाएँगे, फिर मैं चल के दिखाऊँ तो आप वहाँ चल लें। अब ये हो कि नहीं, नौटंकी सीखने के लिए तो हिंदुस्तान ही आना पड़ेगा। तो क्या मैं इस आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बंद कर दूँ कि नहीं, आपको नौटंकी सीखना है, नए गुरु शिष्य परंपरा में आप पहले हिंदुस्तान आइए और हमारे घर पे वहाँ रहिए, और मैं 50 दिन आपको वहीं सिखाऊँगा, सुबह 5 बजे रियाज़ कराऊँगा, 10 बजे तक, तभी आपको नौटंकी आएगी। नहीं, अगर ये सुविधा मिल गई है कि मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं और गाना आप सुन सकते हैं, तो आप अमेरिका में रहें, अफ्रीका में रहें, लंदन में रहें, ब्रिटेन, कहीं भी रहें, आप ये सीख सकते हैं। इसमें बहुत ऐसे खंभा गाड़ के नहीं बैठना है कि मैं ही उत्तर प्रदेश में ही नौटंकी होगी। नहीं, बाहर तो नौटंकी होने ही नहीं देंगे हम। इसके लिए हाँ, हिंदी संगम बधाई के पात्र हैं एक्चुअली। बिल्कुल। और हिंदी संगम ने ये प्रयास किया कि नौटंकी विधा के लिए पहले इसके बारे में वर्कशॉप की जाए, वर्चुअली समझा जाए, इसको जाना जाए, और फिर अगली एक कदम इससे आगे बढ़ाया जाए। तो पहली बात तो हम लोग ये बता दें कि 2011 में हम लोगों ने यहाँ पर सुल्ताना डाकू का मंचन करवाया था। और अच्छा, और ये रामदयाल शर्मा जी जिनका नाम लिया आपने, वो आए तो थे, उनके, हाँ। जी, हाँ, तो उनके टीम। बेटे देवेंद्र शर्मा वो अपनी टीम लेकर आए थे यहाँ जी, पर। तो यहाँ पे जी। उनका मंचन हो चुका है, तो रामदयाल शर्मा जी जी। भी आए थे। तो जी। उसमें उन्होंने भी अपना रोल निभाया था, सुल्ताना डाकू में जोगी का रोल निभाया था उन्होंने। और कुछ जी। रसिया भी उन्होंने गा के सुनाए थे। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, लोगों ने काफी पसंद किया। उसी कड़ी में ऐसा बना कि चलिए हम लोग कुछ करते हैं। तो हिंदी संगम ने अंधेर नगरी को अपने तरीके से एक नौटंकी के रूप में उसको बना के मंचन किया था। हम लोगों ने खुद जी। किया था यहाँ पर। अब वो कितना बना कितना नहीं बना वो आप लोगों के हिसाब से अलग होगा, लेकिन हम लोगों ने कोशिश की कम से कम उसको नौटंकी का स्वरूप देने की। तो जैसे अतुल जी ने कल बताया, पहले सत्र में बताया, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगा कि उससे हम लोग रिलेट कर सकते थे। तो एक बात हम आज ये अजय कहना। जी ने आज हाँ, अजय जी ने विश्वास बहुत बढ़ा दिया कि अब बिल्कुल सच में कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल उन्होंने अभी एक बात आपकी आपकी बात से मुझे एक बात याद आई, वो ज़िक्र करूँ। उत्तर रामचरितम अभी कर रहे थे हम लोग, और मैं हाँ। उसका हाँ। म्यूज़िक कर रहा था। तो म्यूज़िक हम्म। करते हुए डायरेक्टर ने हमसे बोला कि भाई ये जो राम के दरबार में जब लव कुश आ रहे हैं, और उसके बाद जब एक नाटक होता है, राम के हम्म। सामने रामायण हो रहा है, राम बैठे हैं, लक्ष्मण बैठे हैं, दरबार बैठा है, और एक कंपनी आती है, जो अतुल भैया ने कल ज़िक्र किया, और उत्तर रामचरितम में ये है, सीन है उस नाटक में। जी। जी। हाँ, तो वो सीता राम के दरबार वनवास। में जी। हाँ, जी। तो सीधा वो दिखाया जा रहा है, और एक लोकल थिएटर ग्रुप जो है, वो राम जी के सामने आया है, राम के दरबार में, और वो दिखा रहा है कि सीता जी कैसे-कैसे धरती में समा गई। तो डायरेक्टर ने हमसे कहा कि इसको नौटंकी में करेंगे। तो मैंने बोला कि अच्छा आप नौटंकी में करेंगे? तो नौटंकी में क्यों करेंगे आप? तो बोला कि वो ये जो एक जो लार्जर देन लाइफ वाला जो फार्सिकल वो फील आता है। है, और एक रात, फील। हाँ, फ़ील जो है, हाँ। वो नौटंकी में आएगा, और वो सर पे चढ़ के, अभी पूरा नाटक क्लासिकल चल रहा है, ऐसा-ऐसा चल रहा है। तो नौटंकी में उसको करेंगे, तो और प्रभावशाली होगा। तो मैंने बोला देखिए विशुद्ध नौटंकी में अगर आप कर देंगे, हो सकता है 2-4 लोग आप पे पत्थर मारें। बोलेंगे रामायण में नौटंकी दिखा रहे हो। उस समय नौटंकी कहाँ था? फिर आपको इतिहास में जाना पड़ेगा, फिर आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि हाँ भाई उस समय था, ऐसा होता था। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, हम दोनों को मिक्स कर देते हैं। हम नौटंकी शैली को ही, थोड़ा नौटंकी, थोड़ा फार्स, ठीक है? पारसी, दोनों मिला फारसी देते हैं, थिएटर। और दोनों मिला हम्म। के ऐसा देखते हैं कि सामने वाले को जो नौटंकी, उसको नौटंकी भी नज़र आए,
और उसको लगे कि पारसी थिएटर भी हो रहा है और उत्तर रामचरितम भी हो रहा है। अब ये सुविधा आपको नौटंकी शैली या उस वो विधा वो इतना आपको देती है, इतनी छूट आपको देती है कि आओ मेरे पास, दूसरे विधाओं को भी लेके आओ, मेरे साथ जोड़ो और एक नया रूप लेकर के दर्शकों के मैं सामने जाओ। अजय जी, तो आपने ये मेरे हुआ दिल और बहुत अच्छा सीन हुआ, बहुत अच्छा दृश्य हुआ वो जी, अजय कि जी, रामायण उत्तराम चरितम में नौटंकी। आपने जी मेरे दिल की बात ले ली। कल अतुल जी जब कह रहे थे नौटंकी के बारे में, और हाल ही में जब सीता वनवास वगैरह के जो शोज हुए हैं उनको मैंने देखा, पारसी वाले, आगे के सत्र में अक्षय आएंगे भी उसके लिए, तो उस समय बातचीत होगी। तो ये बात सच है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि नौटंकी और पारसी शैली, हालांकि अतुल जी पता नहीं इसमें क्या विचार रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा ख्याल है कि ऐसा भी संभव है क्या, इस बारे में भी क्या सोचा जाए, इसमें सोचा जा सकता है क्या? क्योंकि पारसी थिएटर में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नौटंकी से रिलेट करती हैं। नौटंकी और पारसी बाद में आया है सर, इस बात को हम्म। थोड़ा गौर करने वाला है। हाँ, ये पारसी तो अभी रंगमंच का जो पूरा आधुनिक चलने समय में बोलने गाने सौ का सवा अंदाज है, 150 साल पहले, 150 बिल्कुल साल पहले। जी। नौटंकी उससे बहुत पहले की चीज है। आप पारसी थिएटर में नौटंकी शैली के 80% गुण पाने पाए जाएंगे अगर देखेंगे जी तो, जी जी उसमें है विद्यमान। जी जी। इंद्र जी। एक चीज और अनुरोध है आपसे अजय जी, क्योंकि आप संगीत के क्षेत्र में भी काफी दखल रखते हैं, तो जैसे कि आपने ये अतुल जी भी बता रहे थे और आपने भी बताया कि नौटंकी में कई तरह के उनका गायकी का प्रयोग होता है, जैसे कि अब दोहा हो गया, चौबोला हो गया और बहर हो गई। तो कुछ कुछ आप इसके वो देंगे, उदाहरण देंगे, जैसे कि देखिए इन सब। आपको एक उदाहरण देता हूं। हम्म। बकरी करके एक नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने हाँ लिखी हाँ है। हाँ हाँ। जी जी, आपने अब वो किया लोग भी कहते है। हैं नौटंक, हाँ मैंने किया भी है। बकरी हम्म। कहते हैं नौटंकी शैली में है। पहले तो एक गलतफहमी मिटा लें कि बकरी नाटक नौटंकी शैली में है। उसमें क्या किया है उन्होंने, नौटंकी शैली के गायकी का और दोहे और भैर तबील और चौबोले का इस्तेमाल बीच बीच में सूत्रधार के द्वारा करवाया है, दृश्यों को जोड़ने के लिए। नौटंकी शैली में वो नाटक नहीं है, लेकिन क्या चालाकी से इस्तेमाल किया उन्होंने, बहुत अच्छे से। तो जो उदाहरण आप कह रहे हैं, आप देखिए वो नौटंकी वहां नहीं हो रही है, पूरी तरह से बकरी एक नाटक है और अच्छे खासे संवाद है उसमें, दृश्य है उसमें। लेकिन बीच में जब आते हैं तो उसमें जो पहला गाना आता है कि करूं स्वांग प्रारंभ आसरो हमको मात तुम्हारो, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो, आसरो हमको मात तुम्हारो। अब पूरी तरह से विशुद्ध नौटंकी में इसको कंपोज किया जा सकता था। मैंने क्या किया, उसको नौटंकी शैली का फ्लेवर रखते हुए उस गाने को कंपोज किया। लेकिन अगर मैं किसी को ना बताऊं कि मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा मोल्ड किया है, तो किसी को नहीं पता चलेगा, उनको लगेगा ये नौटंकी ही है। लेकिन जो नौटंकी के जानकार हैं उनको समझ में आएगा कि एक्सपेरिमेंटेड है। लेकिन नौटंकी का फ्लेवर देखिए आप। आवाज, आवाज नहीं है। आवाज आ रही है हम्म। मेरी? हाँ, आप अब आ रही है। हारमोनियम की गायब हो रही है आवाज। हाँ तो भाई। करूं स्वांग प्रारंभ। अब जैसा कि अतुल भैया से कल बात हो रही थी आप लोगों ने, मैं इसको ऐसे भी गा सकता था, करूं स्वांग प्रारंभ आसरो, आसरो हमको मातो तुम्हारो। विशुद्ध नौटंकी हो गया। लेकिन करूं स्वांग प्रारंभ आसरो, करूं स्वांग प्रारंभ आसरो, आसरो हमको मात तुम्हारो, आसरो हमको मात तुम्हारो। मझधारों के बीच भंवर में, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो, आसरो हमको मात तुम्हारो, आसरो हमको मात तुम्हारो। करूं स्वांग प्रारंभ आसरो, अनल कंठ में भरो सकल कायरता जड़ता जारो। जनमन संशय हरो दैत्य दानव दुर्दिन संहारो, आसरो हमको मातु तुम्हारो। करूं स्वांग प्रारंभ। ये भी नौटंकी का ही अंदाज है, लेकिन मैंने किया क्या, दोहा, भैर तबील और चौबेले तीनों को मिक्स करके एक चौथी धुन बनाई। अब किसी आप सुनेंगे लगे हायर नौटंकी तो है, पर ये गाया क्या जा रहा है, भैर तबील भी नहीं है, चौबोला भी नहीं है, दोहा, अच्छा दोहा है। जैसे नीचे उतरे, करूं स्वांग प्रारंभ, लगे दोहा शुरू किया, लेकिन जैसे ही ऊपर गए, आसरो हमको मात तुम्हारो, लगे भैरव तो भैर तबील की ओर जा रहा है, भैर तबील गाएगा भी।
जैसे वो होने वाला है तब तक मझधारों के बीच भंवर में बिरहा डोंगा पड़ो हमारो, आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है ये जा रहा है बहर तबील की ओर, वापस दोहा में लौट रहा है जो चौपाई गाने वाला है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि है तो सारे एलिमेंट, लेकिन एग्जैक्ट क्या है। मैंने जानबूझ के उसको तोड़ा। मैंने कहा ऊपर जाऊंगा तो बहर तबील की तरह गाऊंगा, नीचे आऊंगा दोहा की तरह गाऊंगा, नीचे आऊंगा ना आसरो हमको मात तुम्हारो, चौपाई पे आ जाऊंगा। तो ये देखिए नौटंकी की एक खासियत है कि अगर धुनों को मिलाया जाए, अतुल भैया हो सकता है गुस्सा हो जाए, बोले अभी क्या कर रहा है बहर तबील को चौबोले में, चौबोलो किसमें। अगर मान लीजिए एक ही गाने को, एक उसका 3 लाइन है और तीनों लाइन को मैंने अलग अलग कर दिया, बहर तबील भी ले लिया, बहर तबील के अलावा चौबोला में भी आ गया, चौपाई में भी आ गया और उसको मिक्स कर दिया, इतना खूबसूरत लगता है। आप नौटंकी में ये सुविधा है कि आप उसके अलग अलग गायक गायकी की शैली को मिक्स करें और एक साथ लाएं, तो भी वो परंपरा वही बनी रहेगी, फ्लेवर वही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला है। अन्य विधाओं में जाइएगा तो आप पकड़े जाएंगे और वो लोग विरोध करेंगे, अरे नहीं यार ये गाना ये बदल गया। आपने अपनी बात में खुद ही ये बता दिया, भाई नौटंकी एकमात्र ऐसी शैली है जिसमें देखिए गजल भी है, उसमें कविताएं भी हैं, कविताओं का इस्तेमाल किया गया, कविताएं भी गाई जा रही हैं, उसमें संवाद जो है, संवादों को भी गायकी की शैली में गाया जा रहा है और बोला भी जा रहा है। तो मतलब कितनी छूट है, आप सोचिए। एक गुलदस्ता जैसा कहा उन्होंने, बिल्कुल गुलदस्ता है। और उस गुलदस्ते के मान लीजिए कि 4 फूल है, बहर तबील है, चौबोला है, चौपाई है, तो मैंने एक फूल इधर से निकाला, एक इधर निकाला, एक इधर से निकाला, गजल, कविता सब निकाल के संवाद, और मैंने एक नए गुलदस्ते उसमें डाल दिया और मैंने कहा लाओ एक नई प्रस्तुति बनाते हैं। इतनी छूट कौन सी विधा देता है। लेकिन इतनी छूट लेने के लिए आपको नौटंकी का जानकार होना पड़ेगा, आपको सुर में लय में होना पड़ेगा, आपको बहुत शार्प होना पड़ेगा और आपको पकड़ होनी पड़ेगी आपकी, तब जा करके आप एक नया गुलदस्ता बना सकते हैं। और ये मैं क्या बोलूं, मैं तो बहुत कम ये सब कर रहा हूं। अतुल भैया ने तो कितने गुलदस्ते बना दिए, उनके आप नाटक देखिए, उनका नाटक एक पूरा गुलदस्ता है। ओरिजिनल गुलदस्ते के अलावा उन्होंने अपने गुलदस्ते बना रखे हैं और इतना खूबसूरत बनाया है इतना इतने अच्छे नाटक किए इन्होंने। मैं तो इनका फेस्टिवल 3 बार देखा मैंने। अच्छा, शुरू में जब देखा और लोगों ने बोला कि यार मैं नहीं जानता था, अतुल भैया को जानता ही नहीं था मैं। किसी ने कहा कि इनका एक फेस्टिवल हो रहा है, एक अतुल यदुवंशी जी हैं, नौटंकी करते हैं। तो मैंने कहा यार देखते हैं जाके। बोले अरे क्या देखोगे जाकर के, वो आदमी नौटंकी को बर्बाद करता है। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया। अब क्या है ना, मुझे ना बोल दीजिए तो मुझे और खुजली होने लगती है कि ऐसा क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा है तो मैं देखूंगा। तो मैं गया और ज्योतिष जोशी जोशी जी से मेरा परिचय था, तो उन्होंने कहा कि अतुल जो है आ रहे हैं नौटंकी, तुम आ जाए, तुम जरूर आओ देखने के लिए। जब मैं गया मैं खुश हो गया। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल सही है, क्यों नहीं, ये मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अतुल जी की जितनी सुविधाएं नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास होते तो मैं कर लेता ऐसा इनको सुविधाएं मिल गई इसलिए इन्होंने मेरे से पहले कर दिया मैंने कहा बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये चलता रहता है, अपनी अपनी समझ है। मुझे तो लगता है कि वो सही ने कर रहे हैं। आपने अजय जी बहुत ही अच्छी बात कही। प्रगतिशीलता का भाव अगर है तो एक कलाकार और जो कला विधा है, जो भी नाट्य परंपरा है, वो आगे बढ़ती रहेगी। इसमें अतुल जी ने जो प्रयोग किए और आप जो करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंद्र जी आगे इसके लिए सवाल जवाब का एक सेशन अब आएगा। जी बिल्कुल। तो प्रभात, अगर श्रोताओं में किसी के सवाल हैं तो अपने वो हाथ उसमें हैंड रेज करने का ऑप्शन ले सकते हैं या सीधे पूछ सकते हैं। आपको पागल होना पड़ेगा इस जी विधा के लिए, है ना। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी अगर आप करेंगे तो इतना रियाज चाहिए, इतना प्रैक्टिस चाहिए, आपको एक अच्छे गुरु की तलाश करनी होगी, कोई सिखाने वाला चाहिए। दूसरे, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा 4-5 लोगों को कि रोज प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये फिजिकल मेमोरी वाला आर्ट है। आप सिर्फ देख के नहीं कर सकते, आपको जो कुछ करना होगा ना फिजिकली अचीव करना होगा। आपको चलना होगा तो रोज आधे घंटे उस तरीके से चल करके बोल करके आपको शरीर को एक्लेमेटाइज करना होगा। आपको रोज उस तरह से बोलना पड़ेगा, रोज उस तरह से गाना पड़ेगा, और गाते गाते वो शरीर का जब हिस्सा बन जाए, जब वो आंगिक और वाचिक में उतर जाएगा, तब आएगा। सुनने में बहुत आसान लगता है कि रोज चलना होगा, गाना होगा, कर लेंगे, लेकिन जब करते हैं, नौटंकी
पूरा एथलीट वाला मामला है। महीनों सालों तक सबसे पहले आपको अपने शरीर को, दिमाग को तोड़ना पड़ेगा, उछलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, गाना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, तब जाकर जी। के ये आएगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि 2-4 पागल और शामिल हो हमारी जमात में। देखा जी की एक लाइन याद आ रही है। मुझे मुझे एक बात याद आ रही है। इस बात से याद आई, देथा जी की एक कहानी है। अच्छा, देथा जी अपनी हर कहानी एक मैसेज के साथ शुरू करते हैं। वैसे ही एक कहानी में वो 2 लाइनें लिखते हैं। वो लिखते हैं कि समझदार को समझदार और पागल को पागल मिल ही जाते हैं। ऐसे ही एक समझदार को एक समझदार मिल गया था और एक पागल को एक पागल। और यहां से कहानी शुरू होती है। अब मैं ये कहता हूं कि अब हम या तो समझदार हैं जो मिल गए हैं, या हम पागल हैं। तो समझदार को समझदार मिल मिल ही जाते हैं, पागल को पागल मिल ही जाते हैं। और मुझे लगता है हम समझदार पागल हैं। हम लोग ये जो अभी ये जो हिंदी संगम के लोग हैं और ये जो वर्कशॉप चल रहा है, हम समझदार पागल लोग हैं। समझदारी के साथ पागलपन करेंगे तो नौटंकी आएगी। बिल्कुल तब है जब समझदार को पागल मिल जाए या पागल को समझदार। पागल। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका सुनने में बहुत अच्छा लगा, और साथ में शकील भाई और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा सवाल यह है कि आपने कहा कि नौटंकी बहुत ही प्रगतिशील है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत कुछ करने की फ्रीडम है, लेकिन साथ साथ हम जो है ये भी जानना चाहते हैं कि नौटंकी जो शैली है उसमें कहीं बाउंड्रीज भी हैं कि हम उसके बाहर जाएंगे तो फिर जिनको हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाहर फिर इसको हम बोलें कि भाई ये नौटंकी नहीं है। कुछ इसकी बाउंड्रीज भी हैं अपनी जो है जिसके अंदर सीमित रहना पड़ेगा। आ, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और इसके पीछे एक दर्द है। दर्द ये है कि हम जब जब नौटंकी शैली को प्रगतिशील बोल करके उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले विरोध उत्पन्न होता है उस कुनबे से, उस समाज से जहां नौटंकी को पकड़ के बैठे हैं। चलिए, मैं ये भी मान लेता हूं कि बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना चाहिए, हू बहू वैसे ही करना चाहिए जैसे 400 700 800 सालों से होता आया है। लेकिन कहानी के स्तर पे अगर परिवर्तन नहीं करेंगे, अगर आप कंटेंट को नहीं बदलेंगे, तो आप एक तालाब में वहीं पे बार बार घूमते रह जाएंगे और होगा कुछ नहीं। तो सबसे पहला परिवर्तन जो होना चाहिए वो होना चाहिए कहानियों के स्तर पे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बिल्कुल। हाँ। दूसरा परिवर्तन कि नौटंकी, एक बात बताइए, अगर मैं थोड़ा पारसी रंगमंच का हम लोगों ने जिक्र कर लिया, जी और जी पूरे हिंदुस्तान को ये मालूम है कि हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और फिल्में जो बनी उस पे पारसी रंगमंच का प्रभाव जब पहली फिल्म बनी थी तब भी था, और आज जो फिल्में बन रही हैं वो भी है, उसमें भी जी वही नौटंक लय छंद में बोलने की, कल है ना? अतुल जी ने नौटंकी का भी कहा था। जी जी हाँ, नहीं मैं वही पीछे जा रहा हूँ। लेकिन जब हम जी पारसी थिएटर की बात कर रहे हैं कि पारसी रंगमंच का प्रभाव जहाँ जाना फिल्मों चाहे पे तो है। बहन वहन है आसपास, अभी तो आप जा सकते हो क्या घूमने। हाँ, नहीं नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आप जब पारसी रंगमंच का प्रभाव फिल्मों पे बोल रहे हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि पारसी रंगमंच पे तो खुद ही नौटंकी का प्रभाव है। जी 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 अजय भाई, आई वुड यानी कि लाइक उसके टू पीछे। ऐड, मैं एक चीज ऐड जी करूं अजय भाई, जी जी भैया आपकी बिल्कुल। अनुमति हो तो। हाँ जी। हाँ अजय भाई एकदम दुरुस्त बोल रहे हैं, और मैं यहाँ पे याद दिलाना चाहूंगा कि नाटक का एक नाम प्रयोग भी है, और हम ये बिल्कुल। बोलते हैं कि हम नया प्रयोग में ला रहा प्रयोग हूँ। कर दूसरी रहे हैं। चीज हाँ ये है कि नौटंकी या कोई भी आर्ट फॉर्म है, इट इज नॉट इन्वेंटेड इन अ डे। वो एक दिन में नहीं बन जाती है या नहीं एक नहीं गो में बिल्कुल। नहीं बन जाती है। और धीरे धीरे जब दौर बदलते हैं, धीरे धीरे जब वाद्य यंत्र आते हैं, अब जैसे कि आईने अकबरी में अबुल फजल लिखते हैं कि सम्राट अकबर जो थे वो खुद ही बहुत अच्छे नक्कारा वादक थे, और वो जो है ऐसी प्रस्तुतियों में नक्कारा को छोटा करके और प्रस्तुतियों के बीच में इस्तेमाल करने का श्रेय जो है वो बहुत कुछ जो है अकबर को जाता है। और ये जो है चीजें हैं ऐड होती रहती हैं, कहानियां ऐड होती रहती हैं, दौर ऐड होता रहता है, और एक नया प्रयोग जुड़ता है और उसका नाम बदल जाता था, रास, रासो, रासक, रहस्य। अब उसके बाद में फिर स्वांग, स्वांग सपेड़ा, फिर उसके बाद में भगत, भगत के बाद में फिर नौटंकी। अब ये कितने नाम बदल चुके हैं, बट यूनिफॉर्मिटी जो है उसके स्ट्रक्चर में है। और जो सुरेंद्र जी ने एक चीज कही कि बाउंड्रीज कहाँ है, आई वुड लाइक टू कम टू देयर कि वहां पे एक कहानी है,
कहानी के भाव को प्रक्षेपित करने के लिए हमारे पास में गाने के अपने माध्यम हैं। और वो जो है दोहा है, चौबोला है, दौड़ है, बहरे तबील है, शिकस्त है, लावनी है, डेढ़तुकी है, मांड है, देयर गजल। आर सो मेनी फॉर्म्स। और उसके बीच बहुत में है। हम गीत भी इस्तेमाल करते हैं, खूब करते हैं। और जो अजय जी ने कहा, वो एक्चुअली में क्या है कि जब उस थिएटर में बहुत डीप उतरते हैं और नौटंकी को थिएटर के बरक्स ला करके जहां पे वो पिछड़ चुकी थी, अपने किन कारणों से पिछड़ी थी? कंटेंट नहीं बदल रहे थे। किन कारणों नहीं, से पिछड़ी थी? कि हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं बदल रहा था। अब 200-300 साल से जब एक ही प्रस्तुति वो देख रहा था, तो दर्शक ने कहा कि कुछ और करो। वो कहता था, मास्टर हट जाओ, वो नाचने वाली लड़की भेजो, वो नाचे ज्यादा अच्छा है, तुम्हारा तो हमें याद है। सो ये जो सोपान हैं, ये चढ़ते रहेंगे और ये बदलते रहेंगे। और न जाने किसी दौर में, आने वाले समय में, हम लोगों का भी नाम लिया जाए कि इन्होंने भी कुछ वैल्यू एडिशन करा, अजय जी ने भी कुछ वैल्यू एडिशन करा। ऐसे बहुत से मुकाम पहले भी आए हैं। और ऐसे खारी कुआं, जिला अमरोहा, 84 के साल, और नया स्वांग प्रकट किया, पंडित बिरहमन लाल। एक दोहा है। अब वो हाँ। जी जी। 1684 का ये बहुत दोहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाँ। वो जो है इसी तरीके से दर्ज होता था कि नया स्वांग प्रकट किया, पंडित बिरहमन लाल। नहीं, कोई वैल्यू ब्राह्मण एडिशन थे होगा निश्चित। जी जी। आप तो कर रहे हैं सर, जी। आप कर रहे हैं। Namaste Anup sir. Hello Indraji. Thank you so much for this session. It is very helpful. Hello Ajay sir. It was very insightful session for all of us. I'm Ritambara Mittal from Paka Theatre Atlanta. हमारे यहाँ रात का 1 बजने वाला है, तो ओह। हम इस सेशन के लिए उठे हैं। और मेरा प्रश्न आपसे है कि जैसे हम लोग अगर नौटंकी को अटेम्प्ट करना चाहें यूएस में, तो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट्स होंगी जिन्हें हम एज बिगनर्स अटेम्प्ट करें ताकि हम इस कला पर काम कर सकें, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल आर्ट। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो ऑफ द शेल्फ है, मतलब जो हम यूज कर सकते हैं, तो आप अगर बता पाएं। देखिए, इसके दो तरीके हैं। मुझे पहला तरीका ये नजर आता है कि या तो एकदम ही बिगिनर्स हैं और सीखना चाहते हैं, तो बनी बनाई स्क्रिप्ट जो नौटंकी की है, कोई भी अच्छी सी, जो जिसमें हम्म। नौटंकी के सारे एलिमेंट हों, पहले उस स्क्रिप्ट को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए कि नौटंकी होती कैसे है, उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं, गायकी के अंदाज कितने होते हैं, बोलने का तरीका क्या है, उसका लय क्या है, छंद क्या है, सुर क्या है। ये आसान तरीका है। और ये तो इसमें तो अतुल भैया के पास इतना खजाना पड़ा है स्क्रिप्ट का। आप बोलेंगे वो कल पीडीएफ तुरंत एक बटन क्लिक और आपको मिल जाएगा और आप शुरू बिल्कुल हो सकते हैं। बिल्कुल, है ना? हम इसमें सबको कोई दिक्कत शेयर नहीं कर है, दीजिए। वहां जी। हो जाएगा। लेकिन मेरा अब मानना है, आज से 20 साल पहले आप ये सवाल करते तो शायद ये मेरा पहला जवाब आखिरी जवाब होता। अब मेरा ये मानना है कि अगर सच में बिगिनर्स हैं, नौटंकी सीखनी है या शुरू करनी है, स्क्रिप्ट मत उठाइए। आप पहले नौटंकी के गाने के जो तरीके हैं, उसके दोहे, चौपाई, चौबोले, वो उठाइए, पहले वो सीखना शुरू करिए। और जब आपको वो गायकी शैली, उसके तरीके बोलने के आ जाएँ, कोई भी कहानी उठाइए, जो कहानी आपको अच्छी लगती हो, और उस कहानी की स्क्रिप्टिंग कीजिए। क्योंकि आपको अगर उसके लय, सुर और छंद की समझ हो गई, तो बाउंड्री खत्म हो गई, आपने बाउंड्री तोड़ दिया। अब आप लड़ने को तैयार हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं। अब बॉर्डर पे खड़े हैं, आप किसको मारना चाहते हैं? बंदूक आपके हाथ में है, शिकार आप करेंगे। तो कौन सी कहानी आपका शिकार बनेगी? वो बूढ़ी काकी की होगी, प्रेमचंद की कोई कहानी होगी, कि विजय दान देथा जी का आसमान जोगी हो जाएगा, कि दुविधा हो जाएगा, या कोई मॉडर्न स्टोरी आपको मिल जाए और आपको लगे कि बिल्कुल एक मॉडर्न स्टोरी है, उसको मैं ये जो परंपरागत ढांचा है नौटंकी में, उसमें डालूं, तो आप आराम से डाल सकते हैं। क्योंकि अब आपके पास सुई धागा सब कुछ मौजूद है। बस एक वैसा कपड़ा ढूंढना है जिसको आपको बताना है कि इसका आप क्या सिलना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि एक बार उस विधा को जान ले, स्क्रिप्ट के पीछे पड़े ही ना, बहुत खूब। है ना? उसको समझ लें। और समझने का मतलब, एक समझिए किचन है आपके पास सारे मसाले हैं, आप मसालों के बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद कहें कि अब इन मसालों से मैं एक रेसिपी बनाऊंगा, उसका नाम है नौटंकी। अब आज मैं नौटंकी पकाऊंगा। पहले मसाले तो जान लो कि मसाले पड़ते क्या क्या है, उसके बाद पतीला उठाइए, गैस जलाइए और आज नौटंकी पकाइए। तो सर इसकी जो ऑनलाइन हम इसको कहीं नेट पर, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ये ऐसे अवेलेबल है इस विधि को जानना? बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है कि जो अवेलेबल नहीं है। देखिए, नेट पे, यूट्यूब पे आजकल हर आदमी पॉपुलैरिटी का शिकार हो रहा है।
वो डालेगा भी तो बहुत सारी चीजें डालेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो छूट ही जाएंगी, जो आपको किसी जानकार से ही लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्योंकि हमेशा हम ये मानते हैं जो रियाज है और जो जिसको कहें कि जड़ में जाकर के सीखना, जो हमेशा बोरिंग है। और नेट पे कोई बोरिंग चीजें नहीं डालता, वो इंटरेस्टिंग चीजें डालता है। और असली सफाई घर की, एक बार मैं किस्सा बताऊं आपको। राजन साजन मिश्रा जी का नाम आपने सुना होगा। मैं कभी किसी से सीख नहीं पाया गायकी, जो कुछ सीखा मैं ढूंढता रहा। एक दिन मैं, मेरा दिमाग पता नहीं क्या हुआ, मैं दिल्ली वाले घर पे चला गया उनके, राजन साजन मिश्रा जी के। तो मैं बहुत देर बैठा रहा, मैंने कहा मुझे आपसे मिलना है। मैं उस समय एनएसडी से पास आउट हुआ था। तो उन्होंने कहा क्या, क्यों मिलना है, कौन हो तुम? तो मैंने बोला कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक हूँ, मैं एक्टर हूँ। तो बोला तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? तो राजन जी बैठे थे। मैंने बोला मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा गाना सीखना चाहिए, क्या आप मुझे सिखाएंगे? तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे मना किया। उन्होंने कहा बेटा यहाँ नहीं सिखाते हैं, मेरा देहरादून में एक गुरुकुल है, अगर तुम वहां जा सकते हो 6 महीने के लिए जाओ, वहां पूरा चलता है, सीखोगे। लेकिन सीखना कैसे चाहते हो, क्यों चाहते हो? मैंने कहा मैं एक अभिनेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे गायकी भी आए, तो मुझे और अच्छा मैं कुछ कुछ कर सकता हूँ, विदेशिया, नौटंकी, विधाएं, ये सब। तो मुझे शास्त्रीय थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो उन्होंने बहुत प्यार से मना तो कर दिया। मना करने के बाद एक बात उन्होंने बोली, और वो मेरे दिमाग में ऐसी घर करी कि उन्होंने भी मुझे एक नया रास्ता दे दिया। तो राजन साजन मिश्रा जी मेरे सामने बैठे थे और उन्होंने कहा कि बेटा ये तो छोड़ो, तुम सीखोगे क्या, ये बताओ सुनना आता है? मैंने बोला जी मुझे बहुत अच्छे, मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, मैं घंटों सुन सकता हूँ और मैं अब तक कान से सुन सुन के ही। बोला बेटा अगर तुमको सुनना आता है ना तो तुम कहीं भी सीख सकते हो। ये उन्होंने बात कही कि सुनना आता है ना तुमको, तो तुम सुनना शुरू करो, अगर तुम्हारे पास देहरादून जाने का समय नहीं है तो। और मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये इजाजत दें कि आपके जितने भी प्रोग्राम दिल्ली में या कहीं भी होंगे, मैं सुनना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे आने देंगे? बोले जहां भी मेरा कार्यक्रम हो, तुम चुपचाप मेरे पास चले आना, तुम्हें सुनने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस दिन तुम सुनना शुरू कर दोगे, उस दिन तुम सीखना भी शुरू कर दोगे। मुझे बात समझ में आ गई। मैंने कहा सुनो, कोई सिखा नहीं रहा है तो सुन तो सकता हूं। तो ये जो आज मेरे हाथ में है, सब कुछ है, मैंने सीखा कम है, सुना ज्यादा है। मेरा कहना यह है कि रितंबरा जी का या किसी का भी कुछ और जिज्ञासा रह जाए तो वो हाँ। लिख कर भेज दें, ताकि बाद में वो पूरी हो सके उनकी बात। बिल्कुल, हाँ। That's a very good जी। point. Yeah. हाँ, And that's for everybody. I mean, if you not able to ask any अभी question, हाँ जी, अगर हम अभी नहीं भी बोल पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें और क्या आगे बात जानना है, पूछना है, तो भेज दीजिए। अतुल जी हैं, अजय जी हैं, और भी हैं, तो वो आपको बताएंगे। तो हम लोग इस आगे। सेशन के बाद एक ईमेल भेजेंगे, उसमें अपनी ईमेल भी डाल देंगे, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, फिर बाद में उनका आंसर लेके भेजे जा सकते हैं। तो जी इसका जी ध्यान जी, रखें। थैंक यू, थैंक यू okay. सर, थैंक यू। Shantu Shah ji, please go ahead with your question. नमस्कार। नमस्ते सर। हमारा नाम शांतु जी है। अ, जी हम आपको एक ऐसा, नमस्कार जी, हम आपको ऐसा बोलना चाहते हैं कि कंपेयर टू AI, the Nautanki is self-improving, automatic improving, expanding. It doesn't have to be restricted. And second thing, every year our Gujari Samaj is bringing at least one music natak इधर लाते हैं, गुजराती समाज of Portland. Also, seniors of Asia in Portland here, self-developing one natak every year. The seniors is where people with 88 साल 70 साल से बना देते हैं। और हम आपको एक पुराना ग्रंथ का स्मरण देना चाहिए, संगीत रत्नाकर अब सारंग देवा। जी उसमें मैं उसमें पहले भाग में ऐसा लिखा है कि गीतम वाद्यम तथा नृत्यम तत्रयम संगीतम उच्यते। That summarize all you said with an instrument, music and natak. So that's called Nautanki. Thank you. Thank तो you. है थैंक यू। बिल्कुल, वो परिभाषा, संपूर्ण परिभाषा का उदाहरण है वो। ये आधे अधूरे का जो आपने उदाहरण लिया, सबसे पहले आपकी बात से ही एक बात निकल के आई कि आधे अधूरे एक नाटक है ना? और क्या हम उस जी नाटक के स्ट्रक्चर को बदल करके उसमें नौटंकी में कर सकते हैं? जी। मैंने बात की कहानियों की, नाटक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्योंकि ये हम्म। बहुत रिस्ट्रिक्शन है, कई नाटकों को आप नौटंकी शैली में नहीं ला सकते हैं, बल्कि नाटकों को ही क्यों, कई नाटकों को कहीं भी
हर जगह फिट नहीं किया जा सकता, नहीं जाया जा सकता। क्यों? उसके पीछे कारण ये है कि उसको जिस लेखक ने भी लिखा है, जरूरी नहीं हो कि उसके दिमाग में कोई और विधा गूंज रही हो कि मेरे नाटक को कभी कालांतरित में या कभी उसको रूपांतरित किया जाए। वो अपना एक जी स्ट्रक्चर बनाएगा, और वो जब अपना स्ट्रक्चर बनाएगा तो जरूरी नहीं है कि उसके उस बने बनाए स्ट्रक्चर को तोड़ दिया जाए और तोड़ करके नौटंकी में ले आया जाए। नहीं हो सकता। बहुत बार जी मुश्किल होगी, ऐसा नहीं कि असंभव है, मुश्किल होगी। लेकिन अगर मैं आधे अधूरे की इस नाटक का जो बना बनाया स्ट्रक्चर है पूरा, जो लिखा हुआ है मोहन राकेश जी के द्वारा, उसको जी भूल जाऊं और ठीक आधे अधूरे की एक कहानी लिखूं। आप नाटक भूल जाइए, उसके संवाद भी भूल जाएं हम, और इसको एक कहानी में तब्दील करना शुरू करूं, तो ये पूरी जी संभावना है कि आधे अधूरे की इस कहानी को, उस परिवार की उस त्रासदी को मैं नए तरीके से जब कहानी वाले फॉर्मेट में लिखूंगा, या नौटंकी जी वाले फॉर्मेट में, तो मैं जरूर एक नई स्क्रिप्ट तैयार कर लूंगा और वो नौटंकी बन सकती है। लेकिन उस नाटक को जो एज इट इज छपा हुआ है मोहन राकेश जी वाला, जी उसी के संवाद को, उसी के सब कुछ को अगर आप नौटंकी में करना चाहें, तो बहुत सारे नाटकों के साथ ये खतरा है कि वो नहीं हो सकता। सर थैंक यू अगेन। हिंदी संगम का ये दूसरा सेशन वापस मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए नौटंकी जो है वो एक मतलब एक शुरुआत है कि मैं नौटंकी को ना देखा भी है और ना जानता हूँ। मैं नाटक करता था, पर आगे के सेशन में अतुल जी से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और अजय जी से भी जो सीखने को मिला। तो थैंक यू फॉर द हिंदी संगम। मेरा एक छोटा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं तो शुरुआत ही हूँ, बिगिनर्स हूँ, जैसे रितंबर मित्तल जी ने कहा वैसे। तो उसमें से ही मैं इतना पूछना चाहूंगा कि व्हाट इज द चौबोला, अगर उसका एक एग्जांपल आप देना चाहे कि चौबोला क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे अजय जी? मुझसे ज्यादा बेहतर इस सवाल अतुल का जी। जवाब अतुल भैया दे सकते हैं, क्योंकि मुझे चौबोला, अगर मैं चौबोले की लाइन याद करनी पड़ेगी, जो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, चौबोले की लाइन अतुल भैया से लेनी पड़ेगी, मुझे मदद लेनी पड़ेगी उनकी, क्योंकि वो उनके पास तो लगातार डिक्शनरी है बड़ा। हाँ, चौबोला उनके पास सारे इतने लाइनें याद है उनको। मैंने तो 2 नाटक किए नौटंकी में, मुझे उन दोनों में से कुछ याद करना पड़े तो उसमें जो मैंने गाया नहीं हो नहीं वो याद आएगा भी नहीं, 20-25 साल हो गए। कोई अतुल बात नहीं। भैया। हाँ नहीं ठीक है। चौबोला इज ऑलवेज प्रिसीडेड बाय दोहा। दोहा पहले बोला जाएगा और फिर चौबोला आएगा। तो दोहा जैसे हमने कोई भी बोला, प्ले की शुरुआत हो रही है, मातृभूमि की वंदना, कर गणपति का ध्यान, और खेल शुरू हम कर रहे श्रीमतियों श्रीमान। अब ये जो लास्ट पोर्शन है श्रीमतियों श्रीमान, अब यहां से चौबोला शुरू होगा। तो श्रीमतियों श्रीमान, देश भारत है अपना न्यारा, और धरती का ये स्वर्ग सलोना, देवों को भी प्यारा, तो कृषि प्रधान है देश। हाइट चली जाएगी थोड़ा सा, मेरे को कान में दिक्कत है। तो वो जो है वो दोहा 2 लाइन कपुलेट, और चौबोला 4 लाइन, चौबोला 4 हो जाता है, जिसको तुलसीदास जी ने चौपाई के रूप में भी बोला हुआ है। जी प्लीज अजय भाई। ओके, यस, जी थैंक यू सर। तो Right, हाँ, yeah, तो thank मुझे you. अच्छा बिल्कुल लगा। सही। और यस, एक चीज थैंक यू। और, जस्ट टू ऐड ऑन, जब दोहा हो जाता है, चौबोला हो जाता है, तो उसके बाद में तुरंत एक दौड़, एक नौटंकी की एक सिग्नेचर स्टेप है, वो आ जाता है। तो जैसे ही चौबोला खत्म होगा, तो दरा ना ना रे ना डना डा डा रे डा डा रे ना रे डा रे डा, और ये एंड होगा दोहे पे आकर के, ओ दारे ना 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 रे ना दर ना रे ना दर ना। तो वो दौड़ जो होती है वो 3 लाइन, दोहा चौबोला दौड़, ये हरदम एक साथ जाता है। पर कोई जरूरी नहीं है, कहीं पर दोहा ही हो सकता है, चौबोला अकेले नहीं हो सकता है, दौड़ के दोहे के साथ आएगा। और दौड़ जो होगी वो अकेले नहीं होगी, वो दोहा चौबोला और दौड़ के साथ आएगी, पर दोहा इंडिपेंडेंट हो सकता है। थैंक यू। 1 मिनट का समय, तो एक आखिरी क्वेश्चन, हमसे हाथ उठाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है मेरे उसमें, तो हम पूछ लेते हैं यहाँ पर सामने मौके का फायदा उठाते हुए। ये बताइए, जैसे कि हमारे यहाँ, जैसे कि हमारे लोग अच्छे
लोग हारमोनियम बजा लेते हैं, अच्छे ड्रम बजा लेते हैं। प्रभात खुद ही जो होस्ट कर रहे हैं वो अच्छे सिंगर हैं और परकशन पे काम कर लेते हैं अच्छा, और ऐसे भी लोग हैं। लेकिन नौटंकी में जो नक्कारा की जरूरत होती है, तो ये क्या हम ये चीज ढोलक से या और किसी परकशन ड्रम से किसी से निकाल सकते हैं, कि नक्कारा ही चाहिए होगा? नहीं हो तो क्या करें उसके लिए? देखिए, अब एकदम ही नकारा न हो और ढोलक ही हो अपने पास और तबला ही हो, तो ऐसा नहीं है कि उसकी गायकी बदल जाएगी। गायकी वही रहेगी, वही दोहे रहेंगे, चौबोले रहेंगे, बैर तबील वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, और ये भी लगेगा कि ये नौटंकी ही गाई जा रही है, ये नौटंकी शैली में ही गाई जा रही है। नक्कारा वो नमक है नौटंकी का, जिसके बिना आपके खाने का स्वाद नहीं आएगा, बस इतना ही होगा। चावल वही है, सब्जियां वही है, सब कुछ वही है, और आप खिचड़ी ही खा रहे हैं, मान लीजिए खिचड़ी बना लिया आपने, खिचड़ी के सारे एलिमेंट है, आपको पता है ये खिचड़ी है, लेकिन जब तक उसमें नमक ना डले, वो जो साउंड है ना नक्कारे का, वो जो क्या है, क्षेत्र के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट बदल जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि यक्षगान कोई गा रहा हो और उसमें चंडे की जगह आप तबला बजा दें, नक्कारा या तबला, तो यक्षगान ही रहेगा, गायकी वही रहेगी। या गजल कोई गा रहा हो, गजल में आप नक्कारा बजा देंगे, तो ऐसा नहीं गजल बदल जाएगी, गजल वही रहेगा, लेकिन गजल गाने के साथ तबले का जो साउंड है, वो जो नमक है। तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे गुरुजी भी बताया करते थे, जब मैं तबला सीखा करता था, गुरु शिष्य परंपरा में तबला सीखा मैंने 4-6 साल, तो वो बोलते थे बेटा हमेशा याद रखना तुम नमक हो, अगर ज्यादा हो जाओगे ना खाना खराब हो जाएगा, और कम हो जाओगे ना तो खाने का स्वाद नहीं आएगा। जब बजाओ किसी के साथ संगत करो, तो गायक के ना ऊपर चढ़ो और ना उसके नीचे रहो, गायक के साथ साथ चलो, नहीं तो गायकी उसकी खराब हो जाएगी, वातावरण खराब हो जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बजाए जाते हैं नौटंकी शैली में, चाहे वो हारमोनियम हो, शहनाई हो, या खास तौर से नक्कारा हो, वो नमक है जिसके बिना पता तो रहेगा कि डिश कौन सी है, स्वाद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। नक्कारा बजना चाहिए। नहीं तो ढोलक पे भी हम कर ही लेते हैं, कर तो लेते हैं, वो अच्छा भी लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नक्कारा हमारा वो नमक है जिसको हमें साथ लेके चलना होता है, तब नौटंकी का आता है मजा। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अतुल जी ने जो कहा कि जो मतलब चौबोला खत्म होने के बाद जो ना 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 वो जो जो चलता है, तो सेम लाइक मतलब मैं उसको समझना चाहता हूँ कि जैसे भवाई में ताक थैया ता थैया थई, वो दे सेम लाइक दैट वो एंडिंग होता है। इज इट ट्रू? नहीं, no, it's not like that. ओके, Uh, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। it is one line, then a half portion of that, and then followed by the ending of the doha. तो वो एक पूरी लाइन होती है जिसको हम दो भाग में तोड़ देते हैं, और उसको उसके बाद में फिर एक हाफ लाइन होती है जो स्टैंडिंग जाती है, सीधी खड़ी होकर के सीधा जाती है, और उसके बाद में फिर एक पूरी दोहे के चलन पे खत्म होती है। लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। हाँ, दोहा हो गया, चौबोला हो गया, वो समझ गए आप बात को। दोहा का मीटर जो होता है 13 मात्रा में, वही चौबोले का भी मीटर होता है, मीटर उतना ही रहता है उसका। पर वो 4 लाइंस होती हैं। तो अब जैसे कि दौड़ उसके बाद में शुरू हो रही है, गांव की कथा सुनाएंगे, फॉलोड बाय कोरस, यहीं पर मंच सजाएंगे, देख कर समझे बूझे। अभी बहुत तरीके से नरेट होता है, देख कर समझे बूझे। अब यहाँ पे दौड़ की लाइन आ जाएगी, एक कहानी के माध्यम से दर्पण दिखलाएंगे, दिन तक दिन। और वो जो नक्कारे की बात जो अभी इंदर जी ने कही, एक्चुअली भी क्या होता है कि ढोलक के, तबले की, सबकी अपनी एक लिमिटेशन है, दुगुन दुगुन से चौगुन। पर अगर छठगुन अठगुन भी ऐसा कुछ होता होगा, वो केवल वो केवल एक जॉनर ऐसा है जो नक्कारे के पास है। जैसे कि बहरे तबील आपने उठाई, तेरी राहों तेरी राहों में आंखें बिछाती हूं मैं, तेरी राहों में आंखें, कड़गिन्ना धिन। अब ये चला जाएगा, कड़गिन्ना कड़गिन्ना धिन ताक धिन ताक धिन ताक धिन। तो तेरी राहों में आंखें बिछाती हूं मैं, बेकरारी की अब
इंतहा हो गई, देखते ही तुझे होश उड़ जाते हैं। जिंदगी अब मेरी क्या से क्या हो गई, धुम 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 धुम, फिर बढ़ जाती है लय यहाँ से। तो जहां पे ढोलक और तबला जाके खत्म हो जाता है ह्यूमन लिमिट पे, वो स्टिक जो होती है वो उसको जो है वो कड़गिन्ना, और वो जो अनंत नाद जो चलता चला जाता है ना, वो दैट इज वो नक्कारे के पास वो लिबर्टी है वो, और वही उसकी ओके। सिग्नेचर साउंड है जो कि इट मेक्स इट डिस्टिंक्ट। पर वो जो अजय जी ने कहा एकदम 100% की, जरा सा भी तेज हुआ तो रंजीत कपूर जी सर पीट लेते थे वो। वहां पे आजमगढ़ में देशा जो हो रहा था और वहां पे थे, कहा मैं इस इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पूरा नाटक खराब कर देता है, सुनाई नहीं पड़ता है क्या होता है। तो उसको कंट्रोल में करना बड़ा मुश्किल होता है और समझाना पड़ता है। जो बहुत लंबे समय से काम कर रहा है तो वो संभाल लेता है, और संभालवाना पड़ता है, डायरेक्टर को संभालना पड़ता है, अदरवाइज वो एम्पावर कर लेता है सारी चीजों को। थैंक यू। वेल, थैंक यू सो मच आज का सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड वेरी ग्रेट सेशन टुडे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के हम लोगों के संग आज इतना शेयर किया। एंड अगेन शकील जी, थैंक यू सो मच। आप हमेशा से हम लोग के संग जुड़े हुए हैं पिछले सेशन से, बहुत अच्छा लगा। अतुल जी, अनूप भार्गव जी, एंड इसके साथ साथ हम धन्यवाद करना चाहेंगे सिटी ऑफ बीवरटन एंड ऑरेगन स्टेट, जिसकी वजह से ये संभव हो पा रहा है।